सर, ये मध्य प्रदेश में उपचुनाव की स्थिति क्यों बनी? जाहिर है कि जो एक बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और उससे जो जगह खाली हुई उसमें बाई इलेक्शन हो रहे हैं। सर, लेकिन 28 सीटों पर अचानक से, और ये शायद ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब इतनी बड़ी तादाद में उपचुनाव हो रहे हैं सर। हाँ, ये सही है कि मेरी याददाश्त में भारतवर्ष में कहीं पर भी आज़ादी के बाद इतनी अधिक सीटों पर बाई इलेक्शन हो, ये पहला मौका है। लेकिन इसमें से 25 विधायक तो ऐसे हैं 28 में से जो विधायक और मंत्री पद छोड़कर इस्तीफा देकर वो आए और उससे जो स्थान रिक्त हुआ उसके लिए बाई इलेक्शन हो रहे हैं। सर, बात करते हैं पहले जब टूट वगैरह की जब स्थिति चल रही थी, तो क्या सिंधिया और कमलनाथ के बीच की जो कलह की जो स्थिति बनी थी, क्या वो बैठकर नहीं सुलझ सकती थी? ऐसे क्या कारण रहे उसके? अभी भी उसके पूरे परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें क्या हो सकती थी या क्या नहीं हो सकती थी, ये तो पूरा हाइपोथेटिकल है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो सरकार कांग्रेस की बनी वो कोई बहुमत की सरकार नहीं थी। यहाँ का मैंडेट फ्रैक्चर था। कांग्रेस को भी बहुमत से 2 सीट पीछे थी कांग्रेस, लेकिन चूंकि बीजेपी से अधिक सीटें मिली थी और बीजेपी ने सरकार बनाने की तरफ कोई दिलचस्पी नहीं ली, सरकार कांग्रेस की बन गई। सरकार कांग्रेस के बनने के साथ ऐसा लगा कांग्रेस के नेताओं को कि यहाँ पर कांग्रेस की वापसी हो गई है पूरी तौर पर, और कमलनाथ जो मुख्यमंत्री बने थे उनको ऐसा लगा कि वो एक अलग तरीके से सरकार और पार्टी को चला सकते हैं, और उससे जो नाराजगी पैदा हुई ये उसका परिणाम है कि सिंधिया को पार्टी से अलग होना पड़ा। सिंधिया के बागी होने का जो कारण है उसके आरोप जो है वो दिग्विजय सिंह पर लगते रहते हैं, क्योंकि एक चर्चा ये भी थी उस दौरान कि कमलनाथ सिर्फ चेहरा थे, लेकिन पूरा होल्ड जो था वो पार्टी पर और सरकार पर वो दिग्विजय सिंह का था। ये काफ़ी हद तक ये सही है, क्योंकि उस वक्त जो सरकार में जो बड़ी भूमिका थी वो दिग्विजय सिंह की थी, और जाहिर है उसकी वजह यह है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं रहे। मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश में पार्टी के जो लोग, उन तमाम लोगों से कभी उनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। 40 साल से वो भले ही राजनीति में और सांसद और मंत्री रहे, लेकिन वो छिंदवाड़ा और दिल्ली के बीच में उनका शटल चलता रहा। मध्य प्रदेश के लिए वो पूरी तौर पर अनजान थे। तो जाहिर है कि जो मध्य प्रदेश की वाकफियत रखने वाले और पार्टी में जिनका काफ़ी दखल रहा है, 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो दिग्विजय सिंह का साथ उन्होंने दिया। और चूंकि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश को लेकर, मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर बहुत अच्छे जानकार, उनकी पकड़ रखने वाले थे, और दूसरी तरफ कमलनाथ बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थे, तो उसका फ़ायदा यही मिला कि दिग्विजय सिंह का होल्ड काफ़ी बढ़ा, और ऐसा लगा कि उनका दखल जो है वो पार्टी के मामलों में, सरकार चलाने के मामलों में और बाकी मामलों में उनका निर्णायक दखल बन गया था। सर, उस टाइम चर्चा ये भी थी कि सिंधिया के खेमे के आरोप से इस तरह की खबरें भी आई और इस तरह के आरोप भी आए कि जो कमलनाथ थे और जो दिग्विजय थे वो दोनों अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते थे, और कहीं ना कहीं उसमें सिंधिया घुस रहे थे। देखिए, बेटे को आगे बढ़ाना कौन नहीं चाहता, तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी। दरअसल कमलनाथ एक मैच्योर्ड और बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, और उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो उसी मैच्योरिटी के साथ में सारे लोगों को साथ लेकर चलेंगे, और जो थोड़ी बहुत शिकवा शिकायत लोगों में है पार्टी के अंदर, उसको वो दूर करेंगे। एक बड़ी शिकायत जो कमलनाथ को लेकर, जो पार्टी छोड़ के चले गए उनकी भी, और जो पार्टी छोड़कर नहीं गए उनकी भी, जो राजनीति में है, राजनीति के बाहर हैं, मीडिया के लोग भी हैं, उन सब की एक बड़ी शिकायत ये रही कि कमलनाथ वक्त किसी को नहीं देते थे। जितना वक्त उनको लोगों से मिलने जुलने, बात करने में देना था, वो नहीं दे पाए। क्यों, ये वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जिस मैच्योरिटी की
ज़रूरत थी, ये माना गया था कि कमलनाथ उस मैच्योरिटी के साथ पार्टी अफेयर्स को डील करेंगे, वो मैच्योरिटी नज़र नहीं आई, बल्कि एक तरह से कटाव उनका पूरा दिखा, जिससे जो लोग नाराज़ थे उनकी नाराज़गी को दूर करने की कोई कोशिश नहीं हुई। खैर सर, अब तो चुनाव है और कांग्रेस को पूरी सीटों पर जीतना है 28 के 28, और भाजपा के लिए 8 और 9, तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन वो दावा ये कर रहे हैं कि हम सभी सीटों पर जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए ये कितना मुश्किल है? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो दावा तो यही करती है सार्वजनिक रूप से कि वो सभी सीटें जीत रही है, लेकिन उस दावे का जो मर्म है वो भी जानते हैं वो। जहाँ तक सरकार वापसी करने का सवाल है कांग्रेस का, तो तार्किक रूप से ये कहीं लगता नहीं है कि सरकार कांग्रेस इस बाई इलेक्शन के रिजल्ट के बाद सरकार में उसकी वापसी हो पाएगी। जैसा आपने कहा कि 28 की 28 सीटें जीतने पर ही सरकार में वापसी होगी, जो कि किसी भी रूप में संभव प्रतीत नहीं होता। बीजेपी के लिए 8-9 सीटों में उसको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा तो सरकार उसकी बनी रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बाई इलेक्शन है, भले ही 28 सीटों के लिए हो रहे हों, एक तरह से ऐतिहासिक बाई इलेक्शन है, लेकिन सरकार बनने गिरने या नहीं बनाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो सरकार बीजेपी की है वो आने वाले चुनाव परिणाम के बाद भी वो सरकार कायम रहेगी, और किसी तरह सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश जो लोग इस बाई इलेक्शन से के जरिए देख रहे हैं, मैं उसको बहुत तर्कसंगत नहीं मानता। सर, बात करते हैं भाजपा की। भाजपा पर आरोप ये लग रहे हैं कि उन्होंने विधायकों को खरीदा है और लोकतंत्र की हत्या की है। जब भी दल बदल होता है तो आरोप यही लगते हैं, लेकिन इन आरोपों को बहुत तवज्जो नहीं देता, क्योंकि दल बदल अच्छी बात नहीं मानी जाती। बावजूद इसके दल बदल आज की राजनीति का एक बहुत अपरिहार्य अंग है, ये होता रहा है। जहाँ तक सवाल खरीद फरोख्त का है, तो खरीद फरोख्त की शिकायतें या आरोप हमेशा लगते रहे हैं, लेकिन ये न तो जो आरोप लगाने वाला अपने आरोप को साबित कर पाता है और न ये चीज़ें आगे टिक पाती हैं। तो इसलिए मैं इसको बहुत तवज्जो नहीं देता। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस ने अपने उन विधायकों को पार्टी के अंदर रहें, वो इस्तीफा न दे और बीजेपी में न जाएं, इसके लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। तो दरअसल ये दल बदल जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व की असफलता के रूप में मैं इसको देखता हूँ। अब सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और अब उन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एक गांधीवादी विचारधारा की जो पार्टी थी कांग्रेस, और बीजेपी के ऊपर आरोप ये लगते हैं कि वो गोडसे की विचारधारा को फॉलो करते थे। अब वो ये कह रहे हैं कि अब सिंधिया जो है वो गोडसेवादी हो गए। ये सब सिगुभेबाजी है। इस तरह की विचारधारा जो है आज की राजनीति में कोई बची नहीं है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कितनी गांधीवादी है ये सब जानते हैं। गांधी का नाम भी शायद उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो पिछले कई सालों में वो नाम भी नहीं ले पाए हैं। नेहरू पर इतना हमला हो रहा है और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अपने ही नेता को नेहरू को डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है। तो विचारधारा के स्तर पर बहुत बड़े संकट से कांग्रेस गुजर रही है, तो उसको इस तरह की बात करने का कोई बहुत मायने नहीं है। जहाँ तक सवाल बीजेपी में आने का है, तो ये बात जो बिल्कुल तय है कि सिंधिया किसी विचारधारा के चलते कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत साफ कहते रहे हैं वो कि कांग्रेस में मुझे जो तवज्जो मिलना चाहिए था, जो मेरा सम्मान होना था, वो नहीं हुआ, इसलिए मजबूरी में मैं कांग्रेस छोड़कर आया हूँ। तो बीजेपी को भी ये मानना चाहिए कि वो सिंधिया या बाकी जो लोग हैं वो किसी विचारधारा के चलते आए हैं, ऐसा नहीं है। विचारधारा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, ये तो अवसर का प्रश्न है। और जो मौका लगा, जो सिंधिया को मौका लगा पार्टी छोड़ने का, उन्होंने छोड़ा। उनको लगा कि बीजेपी में जाना उचित होगा, वो यहाँ आ गए। बीजेपी को सूट किया क्योंकि इससे कांग्रेस की सरकार गिरने वाली थी और उनकी सरकार बनने वाली थी। तो ये पूरा अवसरों का खेल है। कांग्रेस के जो बागी विधायक जो बीजेपी में चले गए हैं और बीजेपी ने उन सभी को टिकट दिया है, इसके बाद वहां के जो स्थानीय नेता
उनके राजनीतिक भविष्य पर तलवार लटकी हुई है, तो कहीं ना कहीं द्वंद्व की स्थिति है वो वहां पर भी बनी हुई है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? नहीं, अब ये तो द्वंद्व की स्थिति जो है वो पहली बार बनी है किसी पार्टी में, ऐसा नहीं है। आज़ादी के बाद से जब भी दल बदल इस तरह के हुए हैं तो उसकी कीमत जो स्थानीय नेता हैं पार्टियों के, उनको चुकाना पड़ा है। अब दरअसल क्या होता है कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब ये फैसला करता है तो जो सवाल आप कर रहे हैं वो सवाल उनके सामने भी तब रहा होगा जब ये फैसला हुआ कि हमारे जो स्थानीय नेतृत्व है या जो स्थानीय नेता हैं उनका क्या होगा। और कहीं ना कहीं यदि आप एक राज्य में सरकार बना रहे हैं तो सरकार बनाने की कोई कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, और वो कीमत कई बार कार्यकर्ता अदा करते हैं, कई बार नेता अदा करते हैं, और ये तो बहुत सामान्य चीज़ है। ये इसको मतलब कोई इसी दल बदल के दौर में हो रहा हो ऐसा नहीं है। और ऐसे और सब जो चैलेंजेस हैं वो पार्टियों के सामने होते हैं, और उससे मुकाबला करने की जो स्थिति है वो ये बताती है कि आप पार्टी का लीडरशिप कितना मैच्योर्ड और कितना अलर्ट है इन चीज़ों को लेकर कि ऐसे चुनौतियों का भी वो सामना कर सके। खबरें ऐसी भी है कि सिंधिया और आरएसएस के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। मैंने पहले कहा आपको कि सिंधिया किसी विचारधारा से प्रभावित होकर बीजेपी में आए हैं, ऐसा नहीं है। वो खुद इस बात को कहते रहे हैं कि मुझे चूंकि पार्टी में वो सम्मान, वो जगह नहीं मिली जिसके चलते मैंने पार्टी छोड़ा है और बीजेपी में आया हूँ। बीजेपी में आज जितने लोग हैं, सिंधिया की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है, आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। ये सिंधिया पहली बार कांग्रेस से बीजेपी में आए हों ऐसा नहीं है। 2014 से आप देखें तो पूरे देश भर में जाने कितने ने विधायक सांसद हैं जो अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में आए, और वहाँ यहाँ आकर वो विधायक भी बने, सांसद भी बने, मंत्री भी बने, लेकिन उनका कोई आरएसएस से ताल्लुक हो ऐसा कुछ नहीं है। तो आरएसएस का सवाल बीजेपी में अब उतना नहीं है, क्योंकि आधी बीजेपी उन लोगों की है जो बीजेपी से बाहर से आए लोगों की है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी भी चर्चा है कि अगर ये बाकी विधायक जीत जाते हैं तो कल को सिंधिया जो है वो मुख्यमंत्री पद की भी दावेदारी कर सकते हैं। ये सब हाइपोथेटिकल है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये सब जो है काल्पनिक सवाल है, इनका कोई बहुत मतलब नहीं होता। क्योंकि एक बात तो ऐसी भी है कि अगर ये लोग जीतते हैं तो सिंधिया का कद कई नेताओं से बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा ना, ये सब काल्पनिक है। इसको जिस तरह से आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैं इसको 4-5 अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता हूँ। ये मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है, इसका कोई फैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। बीच में अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें संघ का सर्वे था और उसमें यह दावा किया गया था कि बीजेपी की जो जीत है वो बहुत मुश्किल है। 23 से 24 ऐसी सीटें थी जहां पर उसको हार मिल रही है। ये सब हवाई बातें हैं। किसने देखा संघ की रिपोर्ट? संघ का सर्वे किसने देखा है? कहाँ है संघ का सर्वे? ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हवाई बातें होती हैं, इसका कोई राजनीति से ताल्लुक नहीं होता। सर, आखिरी के 2 सवाल है। पहला ये सवाल है कि अभी चुनाव में जो प्रचार हो रहा है और जो कैंडिडेट जो जा रहे हैं बागी, तो वहां पर उनका इस तरीके से विरोध हो रहा है कि उनको एक गद्दार एक वर्ड का यूज किया जा रहा है। कल दिग्विजय सिंह ने भी एक रेड कार्ड जारी किया उनके लिए, इसके बाद एफआईआर हुई की बात हुई। नहीं, कांग्रेस के नेता गद्दार बोल रहे हैं, इसका ये मतलब कहाँ है कि पूरे जो मतदाता उनके इलाकों के सब गद्दार बोल रहे हैं? कांग्रेस तो बोलेगी ही, कांग्रेस के पास और क्या मुद्दा है? देखिए, ये पूरा का पूरा चुनाव 2 चीज़ों पर है। एक, जो विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो कांग्रेस ये मुद्दा बनाएगी कि ये सारे लोग जो हैं वो बिकाऊ हैं और गद्दार हैं। बीजेपी इस मुद्दे का कोई तार्किक जवाब नहीं देगी। वो इस बात पर आएगी कि हमने जो 15 साल में काम किया और जो 6 महीने में हमने काम किया है, हम उस पर लोगों के पास जा रहे हैं। कांग्रेस बार बार इस बात को उठाएगी कि ये चुनाव बिकाऊ और टिकाऊ के मुद्दे पर हो, और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि ये पूरा चुनाव जो है वो उनके काम, विकास और कांग्रेस के सरकार की असफलता उस पर हो। आप देखेंगे कि शुरुआत में जब ये चुनाव शुरू हुए तो लगा था कि बिकने और बिकाने वाला मुद्दा ही बड़ा हावी रहेगा और लोगों में इसकी बड़ी प्रतिक्रिया होगी और लोग इसी आधार पर वोट करेंगे। लेकिन जब वो मुद्दा उनके हाथ से फिसलने लगा और जब लोगों में बात ये आ गई कि आप मीडिया की रिपोर्ट देखेंगे तो आप देखेंगे
कि ये चुनाव कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह, तो फिर दिग्विजय सिंह ने ये नया कार्ड खेला कि फिर से ये मुद्दे को लाया जाए ताकि चुनाव इसी मुद्दे पर हो। अब देखना ये है कि कांग्रेस का जो एजेंडा तय करने का जो अभियान है वो कितना सफल होता है, और बीजेपी का कांग्रेस के एजेंडा को फ्लॉप करके अपने एजेंडे को चुनाव में लाने की जो कोशिश है वो कितनी सफल होती है, वो देखना होगा। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि अहम जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन इसमें बीएसपी भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि ग्वालियर चंबल में अगर देखें तो वहाँ पर उनका थोड़ा प्रभाव है, तो वो किस तरीके से एक मुश्किल पैदा कर सकते हैं? देखिए, चुनाव 28 सीटों पर हो रहे हैं, चंबल में 16 सीटें हैं और चंबल के बाहर 12 सीटें हैं। तो इस चुनाव में चंबल इतना आकर्षण का केंद्र बन गया है मीडिया के और बाकी लोगों के कि उन 12 सीटों पर कोई बात नहीं करता कि उन 12 सीटों की क्या हालत है। वहाँ न बीएसपी है न कोई और है। जो 16 सीट हैं चंबल की, वहाँ जरूर बीएसपी का अच्छा खासा प्रेजेंस है और कुछ सीटों पर बीएसपी निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। और अब तक इस बात को लेकर भी चर्चा रही है कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि बीएसपी के होने से कांग्रेस को नुकसान होता है, लेकिन आप कई जगहों पर यदि फैक्चुअल स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि बीएसपी के प्रेजेंस से बीजेपी को भी नुकसान हुआ है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि बीएसपी के प्रेजेंस से किसको नफा नुकसान होगा, लेकिन बीएसपी का प्रेजेंस एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंस है उन 16 सीटों में।